नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकित अग्रवाल आप सभी के सामने आज एक नई क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 जो कि इसमें इनकम टैक्स एक्ट में कैसे टैक्सेबिलिटी निकालते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और आप अपनी क्वेरी कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आफ्टर जब भी मैं आपका कमेंट देखता हूँ तो मैं उस पर आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूँगा। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए ये जानते हैं ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट होता क्या है। पहले बात है ग्रेच्युटी क्या होती है ये जानते हैं। ग्रेच्युटी मीन्स ए ग्रेटिट्यूस पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज़ at the time leaving the job in recognition of the meritorious services and the association of the employee with the institutions. With the enactment of payment of Gratuity Act 1972, gratuity has become a statutory obligation on the part of employer. ठीक है, ये एम्प्लॉयर की एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती है कि एम्प्लॉय जितने साल सर्विस करेगा एट द टाइम ऑफ लिविंग ऑफ जॉब, एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के अगेंस्ट उसकी ग्रेच्युटी का पेमेंट करेगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 17(1) जो कि इनकम टैक्स एक्ट में कहता है एनी ग्रेच्युटी इज़ फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स इफ़ इट इज़ गिवन ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ द जॉब। अगर ड्यूरिंग द जॉब यानी कि ड्यूरिंग द सर्विस अगर एम्प्लॉयर उसको कोई भी पेमेंट कर रहा है ग्रेच्युटी का, वो पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उस इनकम पर उस एम्प्लॉय की को इनकम मान लिया जाएगा और एम्प्लॉय के उस इनकम पे टैक्स लगेगा। चलिए अंडर सेक्शन 10(10) में क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इज़ अंडर, यानी कि उसमें 3 कंडीशन बताई गई है कि बता कि अगर एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है तो उसको टैक्सेबिलिटी कैसे ट्रीट की जाएगी। नंबर 2, एम्प्लॉई कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, तो टैक्सेबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाएगी। नंबर 3, एनी अदर एम्प्लॉई के लिए टैक्सेबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाएगी। फिर दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं, मीनिंग ऑफ सैलरी। अच्छा, जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंडर में आने वाले सभी एम्प्लॉई के लिए क्या है कि सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी। नंबर 2, डियरनेस पे। नंबर 3, डियरनेस अलाउंसेस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, आप लोग को पता ही हो गया तीन चीज़ें। और अगर एनी अदर एम्प्लॉय जो कि बताए ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं और उनको ग्रेच्युटी पे की जा रही है तो उनके लिए सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, डियरनेस पे और कमीशन इफ बेस्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टैक्सेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अगर एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी कैसे हो, उसके लिए कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। उसके जो भी ग्रेच्युटी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से उसको मिल रहा है वो पूरा का पूरा उसका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। नंबर 2, अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 में कवर्ड है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। इसके लिए 3 कंडीशन है। नंबर 1, एक्चुअल रिसीप्ट जो उसको एम्प्लॉयर से मिल रहा है। नंबर 2, मैक्सिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट 20 लाख रुपीज़। 20 लाख जो है वो पूरी लाइफ में है। ठीक है, अगर मैंने एक जगह एक एम्प्लॉयर के यहाँ मैंने काम किया है जहाँ पे मुझे 5 लाख रुपए की ग्रेच्युटी में हमने एग्जेम्पशंस ले चुके हैं, और दूसरे एम्प्लॉयर के अब हम काम कर रहे हैं वहाँ से हम रिटायरमेंट के टाइम में मुझे ग्रेच्युटी मिल रही है, या मैं दूसरे एम्प्लॉयर को छोड़कर तीसरे एम्प्लॉयर के पास काम करने जा रहा हूँ, तो वो पहले जो एम्प्लॉयर के यहाँ 5 लाख रुपए की जो हमने एग्जेम्पशंस ले रखी है उसको लेस करके बाकी मेरे लिए एलिजिबिलिटी कितनी रह जाएगी, 15 लाख रुपए रह जाएगी। तो ये हर बार के लिए नहीं रहेगा कि ये 20 लाख रुपए आपको, यानी कि जितनी बार अभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी 20 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन होगा, ये मिथ में मत रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नंबर 3, देखिए ग्रेच्युटी कवर्ड एक्ट में क्या है
कि एम्प्लॉय क्या है, अगर वो सीजनल है, ठीक है, और या पूरे साल काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो कंडीशन जो तीसरी जो है उसमें क्या है, 15 डेज़ का सैलरी। 15 डेज़ की सैलरी क्या है, अगर वो पूरे साल के, यानी कि वो परमानेंट एम्प्लॉई है, फुल ईयर काम कर रहा है, तो उसके लिए कंपटीशंस क्या की जाएगी, 15 डेज़ फॉर द ईयर उसकी सैलरी कंप्यूट की जाएगी। और अगर सीजनल एम्प्लॉई है तो 7 डेज़ कंप्यूट की जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि सीजनल एम्प्लॉई है या परमानेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ है कि 15 डेज़ का कंपटीशन कैसे करेंगे। जो भी सैलरी है, सैलरी का मैंने आपको मतलब बताया था पहले, कवर्ड एक्ट है तो बेसिक सैलरी या डियरनेस पे, और डियरनेस अलाउंस क्या है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो इसको ले लिया जाएगा इनटू 15 डेज़, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर उसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि बताए 15 साल काम किया है एम्प्लॉई या 20 साल काम किया है, डिवाइडेड बाय 26। मंथ को हम कितना मानेंगे, 26 डेज से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 30 डेज़ या 31 नहीं करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि वो फरवरी में रिटायर हो रहा है, ठीक है, 28 डेज़ की फरवरी होती है, तो ऐसा नहीं है 28 डेज़। इसका एक फॉर्मूला ही है कि नंबर ऑफ़ ईयर, जितने साल उसने काम किया है, इंटू 15, उससे 15 डेज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 26, और इनटू उसकी सैलरी जब मैंने आपको बताई डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा, और फिर हम देखेंगे एक्चुअल रिसीव मैक्सिमम 20 लाख रुपए। नंबर 3, जो इस फॉर्मूले से अमाउंट निकल के आ रहा है, इन तीनों में अमाउंट जो कम है वो अमाउंट हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, जो एम्प्लॉई ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं, उनके लिए कंपटीशंस कैसे करते हैं। उनके लिए दोस्तों कंपटीशंस के लिए एक फॉर्मूला है कि पहली बात एक्चुअल रिसीव, ठीक है, और जो मैक्सिमम लिमिट है जो 20 लाख रुपए की पेमेंट एक्ट में जो थी, यहाँ पे कितनी है, 10 लाख रुपए की है, लेकिन इस पर बात चल रही है कि 20 लाख से कर दिया जाएगा। नंबर 3, इसमें जो तीसरा पॉइंट है जो हम आपको बताए थे 15 डेज़, यहाँ पर भी 15 डेज़ और 7 डेज़ की भी बात है, लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 30 करते हैं, और यहाँ पे 30 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज सैलरी से। एवरेज सैलरी का डेफिनेशन में क्या है, लास्ट के 10 मंथ की एवरेज सैलरी। इसमें बेसिक सैलरी 10 महीने में, लास्ट के 10 महीने में जो भी उसकी बेसिक सैलरी मिली होगी, लास्ट के 10 मंथ में जो भी उसको डियरनेस अलाउंसेस या डियरनेस पे मिला होगा, ठीक है। नंबर 3, उसको लास्ट 10 मंथ में जो भी टर्नओवर पे उसको कमीशन मिला होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से जो भी अमाउंट निकल के आया, उन तीनों में जो भी अमाउंट कम होगा उसको हम लेस कर देंगे। और एक्चुअल रिसिप्ट जब माना सपोज 8 लाख है, फॉर्मूले में निकल के आया 7 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए पे एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बात बताता हूँ, एक टेक्निकली थोड़ी सी इसमें और भी एक बात को ध्यान रखना है कि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट और ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड एक्ट, इसमें थोड़ा सा एक अंतर होता है। अगर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में अगर एम्प्लॉई उसमें लिखा है ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में है, तो अगर लिखा है कि एम्प्लॉई ने 14 ईयर 6 मंथ 1 डे भी काम किया है, यानी 6 मंथ 1 डे, तो उसको भी हम कंप्लीट ईयर मान लेते हैं, यानी कि 15 ईयर मान लेते हैं। और ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड एक्ट में क्या होता है, जो एनी अदर केसेस में होता है क्या, तो उसमें अगर एम्प्लॉई ने 15 ईयर 11 मंथ 29 डेज भी काम किया है, तो उसको भी हम 15 ईयर मानते हैं, इसको 16 ईयर नहीं करते हैं। तो 6 महीना 1 दिन किस केस में बताया वो कंप्लीट ईयर हो जाएगा, या 6 महीना की जगह 8 महीना 9 महीना 9 मंथ 10 मंथ 11 मंथ है ना, उसको कंप्लीट ईयर मानेंगे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, अपना क्वेश्चन लिख करके भेजिए, मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको उस आंसर को स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए। आप लोग का दिन शुभ हो।